जैसा बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने 1928 में जो निवेदन दिया है साइमन कमीशन को, उसमें उन्होंने ये कहा कि 1855 तक ब्रिटिशों ने, और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कहा, 1855 तक ब्रिटिशों ने दलितों को शिक्षा देने से नकार दिया है। और आज ब्रिटिशों के कारण ये दलित इस स्थिति में पहुंचे हैं कि अगर 1000 सवर्ण हिंदुओं में से 179 हिंदू अगर पढ़े लिखे हैं तो 1000 दलितों में से केवल 18 दलित पढ़े लिखे हैं, और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। दे हैव डिच्ड अस। अंबेडकर जी कहते थे कि जब वो वीक थे तब दलितों को सेना में भर्ती करके उन्होंने उनको जीता, और 1893 में ब्रिटिशों ने प्रोविंशियल आर्मी में दलित लोगों का प्रवेश नहीं होगा ऐसा आदेश निकाला, क्योंकि तब तक सवर्ण हिंदू ब्रिटिशों की सेना में भर्ती होने लगे थे। तो अंबेडकर जी ने कहा कि ये ब्रिटिश लोग जो है ये हमको डिच करते हैं, हमारा समयानुसार उपयोग करते हैं, ये हमारे सबसे पहले दुश्मन है। 1930 में वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के पहले नागपुर में जो एक दलित कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें अंबेडकर जी ने भाषण किया कि जब से ब्रिटिश राज यहां आया है 31 बड़े बड़े अकाल हुए हैं, और जिसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग मरे हैं। इस पर अभी बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक स्टडीज भी बाहर आए हैं कि कैसे ब्रिटिशों ने यहाँ के जल व्यवस्था को उद्ध्वस्त किया और कैसे उसके कारण अकाल आए। परंतु अंबेडकर प्रश्न उपस्थित करते ये जो 2.5-3 करोड़ लोग मरे, ये कौन मरे? जब भी कभी संकट आता है तो समाज की जो सबसे दुर्बल कड़ी होती है वो पहले मरती है, और इसलिए जो 2.5-3 करोड़ लोग मरे हैं उसमें सबसे ज्यादा दलित लोग मरे हैं। इनका खुद ब्रिटिश लोगों के हाथ पर है, और इसलिए अंबेडकर ने उस सभा में कहा है कि यह एक कारण भी पर्याप्त है ब्रिटिशों को यहां से चले जाओ कहने के लिए। तो जो एक दलित आंदोलन ब्रिटिश हमारा मित्र है ऐसी मानसिकता में जा रहा था, अंबेडकर के नेतृत्व के कारण वो एंटी ब्रिटिश और देशभक्त बन गया। परंतु यह करते समय अंबेडकर जी के सामने 3 समस्याएं खड़ी हो गई कि एक तो फिर ये दलित समस्या का निदान क्या करना, अगर वो आर्य अनार्य झगड़ा है या नहीं है। और आर्य अनार्य झगड़ा कहते हैं, आर्य द्रविड़ झगड़ा कहते हैं, तो उसको एक रेशियल टोन आता है। तो अंबेडकर जी ने 1916 में कास्ट इन इंडिया नाम का जो अमेरिका के एक एंथ्रोपोलॉजिकल सेमिनार में जो थीसिस पढ़ा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू वेल नोन इथनोलॉजिस्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ए मिक्सचर ऑफ आर्यंस, द्रविडियंस, मंगोलियंस एंड सिथियंस। वो ये कहते हैं कि ये चारों जातियां भारत में ट्राइबल अवस्था में आई, आपस में उन्होंने झगड़ा किया। आज भी वो इतनी दृष्टि से होमोजीनियस नहीं है। इसलिए अंबेडकर जी कहते हैं उसमें कि पूर्व भारत का जो भारतीय है वो शरीर और रंग रूप से अलग दिखता है उत्तर भारत से, और दक्षिण भारत का जो है वो उत्तर भारत से अलग दिखता है। तो इथनिकली आज भी सारे अलग अलग है, परंतु ऐसे मिक्स हो चुके हैं कि दे हैव क्रिएटेड वन यूनिफॉर्म कल्चर। इसलिए वो कहते हैं आई वेंचर टू से दैट देयर इज नो कंट्री दैट कैन राइवल द इंडियन पेनिनसुला विथ रिस्पेक्ट टू द यूनिटी ऑफ इट्स कल्चर. It has not only a geographical unity, but it has over and above all a deeper and much more fundamental unity, the indubitable cultural unity that covers this land from end to end. और इसलिए वो कहते हैं कि ये झगड़ा जो है ये रेशियल नहीं है। वो कहते हैं इफ द हिंदू सोसाइटी वेयर ए मेयर फेडरेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनिट्स, ये आर्य है, ये द्रविड़ है, ये अनार्य है, then the matter would be simple enough. But caste is a parceling of an already homogeneous unit, and the explanation of the genesis of caste is the explanation of this process of parceling. और ये जो अंबेडकर जी ने कहा, इस पर इस विश्वास से वो कभी भी हिले नहीं। ये 1916 का मैं पढ़ रहा हूं। 1946 में उन्होंने हु वेयर शूद्राज लिखा। वैसे कोई पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी या पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था कि वो ऐसी किताब लिखे।
फ्यूचर जनरेशंस के लिए लिख कर रखा। उसमें वो कहते हैं, 2 क्वेश्चंस आर रेज्ड इन दिस बुक, हु वेयर द शूद्रास एंड हाउ दे केम टू बिकम द 4th वर्णा। वो कहते हैं, माय आंसर्स टू देम आर समराइज्ड बिलो। वो क्या है? तो शूद्र जो है वो सूर्यवंशीय आर्यों के वंशज है। एक समय ऐसा था जब आर्य सोसाइटी में 3 ही वर्ण थे। शूद्र नाम के राजाओं का ब्राह्मणों के साथ झगड़ा हो गया। शूद्र नाम के राजाओं ने, जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मणों को तकलीफ दी। उस झगड़े में ब्राह्मणों ने उनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो गिरते गए और 4था वर्ण प्रारंभ हो गया। तो 1916 और 1946 30 वर्ष के संशोधन के बाद भी उनका यह मूल निष्कर्ष नहीं बदला है। और इसलिए जो अंबेडकर को मानने वाले हैं वो उससे बाहर आ गए। जो नहीं मानने वाले थे, रामस्वामी नायकर और वहां के दलित, वहां एक स्ट्रांग द्रविड़ मूवमेंट क्रिएट हो गया जो देश के विभाजन की कगार तक कुछ समय के लिए हिंदू समाज को लेकर गया। फिर दूसरा प्रश्न उनके सामने था कि ये दलित समस्या का निदान तो ये है कि ये झगड़ा रेशियल नहीं है, ये केवल सोशियल इकोनॉमिक इश्यूज का झगड़ा है। तो फिर ये जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है ये दलितों को कैसे प्राप्त करके देना, और उस पर उनके गांधी जी और बाकी सारे नेताओं से मतभेद हो गए। 1927 में ये अस्पृश्यता विरोधी लीग बनी थी जिसमें मदन मोहन मालवीय उसके अध्यक्ष थे। देश भर के बड़े बड़े हिंदू नेता और डॉक्टर अंबेडकर उसके लिए इकट्ठा आए थे, जिसको आगे चलकर गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ में परिवर्तित किया। और फिर वो अस्पृश्योद्धार, मंदिर प्रवेश, ये सारे कार्यक्रम हाथ में लिए। अंबेडकर जी ने उसका इस्तीफा देते समय यह कहा है कि now time has come that this movement should focus more on civil rights and equal opportunities। तो ये सिविल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगे? तो अंबेडकर जी कहते हैं, ये फिर से 30 का उनका भाषण है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के पूर्व का। नो कंट्री इज गुड इनफ टू रूल ओवर अनदर बट द प्रपोजिशन डज नॉट एंड देयर। It is equally true that no class is good enough to rule over another class। तो अंबेडकर जी ने यह तय किया कि ब्रिटिश भी यहां से जाने चाहिए और सवर्णों का अन्याय भी दलितों पर नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं, इफ वी प्रेस फॉर द इंडियनाइजेशन इन सर्विसेज विद द सेम लॉजिक वी शुड गो फॉर रिजर्व सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अगर वहां से आप यहां लाना चाहते हैं तो यहां से और थोड़ा आगे बढ़ाओ। यह अंबेडकर जी का लॉजिक है। और इसके लिए उन्होंने क्या सोचा? तो उन्होंने यह सोचा कि अगर एडल्ट सफरेज आएगा, प्रौढ़ मताधिकार आएगा, तो यहां के दलितों का 20% और फर्स्ट पास द पोस्ट डेमोक्रेसी अगर आएगी तो यहां के दलितों के 20% मतों का एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा कि जो रिजर्वेशन को कभी हिला नहीं पाएगा। इसलिए उसके लिए वो झगड़े हैं। वो जो पूना पैक्ट है, वो यानी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए कि सेपरेट चाहिए, उसके पीछे का राज ये है कि 500 संस्थान थे। अब ब्रिटिश ये कह रहे थे 1935 के इंडिया एक्ट के समय, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाने के लिए आए थे साइमन कमीशन। उसी कॉन्स्टिट्यूशन का विस्तारित रूप आगे 1949 में बना। तो ब्रिटिश ये कह रहे थे कि सारे असेंबलीज को ये जो इंडिया एक्ट है ये लागू होगा, ऊपर की सत्ता हमारी रहेगी। अंबेडकर कह रहे थे कि संस्थानों के प्रतिनिधि कहां से आएंगे? ब्रिटिश लोग कह रहे थे उसको संस्थानों पर छोड़ेंगे। तो अंबेडकर कह रहे थे कि अगर 500 संस्थानिक अपने प्रतिनिधि बिना चुनकर भेजेंगे तो उसमें से एक भी दलित नहीं आएगा, और फिर दलितों की आवाज इस देश में खड़ी नहीं हो सकती। और इसलिए गांधी जी से उनका जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में झगड़ा हुआ है वो इस बात पर है। गांधी जी को अंबेडकर ने पूछा कि संस्थानों में भी चुनाव होना चाहिए, इसका आप आग्रह रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो गांधी जी ने जवाब दिया है कि सिद्धांतता मैं आपसे सहमत हूं, व्यवहारता नहीं हूं। तो अंबेडकर ने कहा है कि अगर आप व्यवहारता जो बात कर नहीं सकते, ऐसे सिद्धांत का मुझे मेरे समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है। यहां से वो झगड़ा प्रारंभ होता है। और इस प्रीमाइस को लेकर अंबेडकर चले।
इसलिए उन्होंने अपमान सहन किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में गए, लेबर मिनिस्ट्री में गए, संविधान सभा में कांग्रेस के कहने पर गए, जिस कांग्रेस का उन्होंने जीवन भर विरोध किया, परंतु प्रौढ़ मताधिकार और रिजर्वेशन ये अपने समाज को लाने में वो 100% यशस्वी रहे। आज 60 साल के बाद अगर हम सोचते हैं कि कौन जीता, महात्मा गांधी टेम्पल एंट्री सत्याग्रह करते रहे जीवन के अंत तक। 1939 के बाद उनको यश भी मिलना प्रारंभ हो गया। आज 50 साल के बाद भारत की पॉलिटी में टेम्पल एंट्री का कोई भी महत्व नहीं बचा है और सारी अगड़ी जातियां हमको पिछड़ा कहो और रिजर्वेशन दे दो करके पीछे पड़ी है। तो हुज पॉलिटिक्स हैज वन। और अभी हम आए ही है अगर आरक्षण पे, तो आरक्षण पे भी मैं 2 बात कह ही देता हूं। ये बहुत चल पड़ा है कि 1951 से दलितों को आरक्षण है, 1951 से दलितों को आरक्षण है, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, जैसा हमने एहसान किया उन पर। अब बात क्या है, आरक्षण किसके लिए है? आरक्षण उस व्यक्ति के लिए है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, कम से कम एसएससी तो हो आरक्षित नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो जब हम कहते हैं 1951 से दलितों को आरक्षण है, 1951 के सेंसस में भारत का लिटरेसी रेट, मैं एसएससी लोगों का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, केवल प्रौढ़ साक्षर जिनको अपनी स्वाक्षरी करना आता है और थोड़े अ आ इ पढ़ना आता है, वो लिटरेसी रेट भारत का है 18% और उसमें दलितों का उसका आधा है 9%। तो 91% को जो रिजर्वेशन मिलने की संभावना ही नहीं है, वो देकर आप क्या करेंगे? इसलिए 51 से दलितों को आरक्षण है, ये एक मिथ है। और दूसरा भी मिथ है कि ये आरक्षण के कारण बहुत कुछ हो रहा है। आज का आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो आज भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मिलाकर 1,62,00,000 लोग एम्प्लॉयड है। और पिछले 10 साल से यह आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है। 1991 से लिबरलाइजेशन के कारण गवर्नमेंट का श्रिंक होना प्रारंभ हो चुका है। अब ये 1,62,00,000 लोग, वो स्टैटिस्टिकली अगर आपको बताना तो 30 साल का अगर वर्किंग लाइफ साइकिल हम मानते हैं, यानी मान लो 30 साल में ये 1,62,00,000 लोग सारे के सारे रिटायर हो जाएंगे, ऐसा अगर हमने स्टैटिस्टिकली अज्यूम किया, तो हर साल केवल 5 या 6 लाख लोग रिटायर होते हैं, यानी 5 या 6 लाख वैकेंसीज क्रिएट होती है। उस 5 या 6 लाख में से 1/3 दलितों को होती है, बाकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को होती है या बाकी जातियों को होती है। यानी देश भर में 2 लाख नौकरियां केवल पैदा हो रही है। उसके लिए इतना झगड़ा, और वो भी यानी कोई एखादा उत्तर का कोई एखादा गरीब स्टेट में आरक्षण पर आंदोलन चलता, तो क्योंकि बात क्या है कि कुछ ना कुछ असंतोष तो रहेगा। जब तक आरक्षण है हमको मानना पड़ेगा कि असंतोष रहेगा। मैं गांव में था तो हमारे स्टेशन और गांव में लगभग 6 किलोमीटर का अंतर है। तो स्टेशन से आते समय हमारे चाचा एक लड्डू का पैकेट लेकर आते थे। उस पैकेट में हमेशा 10 लड्डू रहते थे और घर में हम बच्चे रहते थे 12, 13, 14, उस समय वो कोई बहुत हिसाब नहीं था। तो जब चाचा आते थे तो हम सारे झगड़ पड़ते थे कि हमको लड्डू चाहिए, लड्डू चाहिए, लड्डू चाहिए। तो चाचा जी कहते हैं झगड़ा मत करो। फिर उन्होंने क्या कहा, चलो एक कतार में खड़े हो जाओ। अब एक कतार में खड़े होने पर भी पिछले 3 लोगों को लड्डू तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि लड्डू है 10, बच्चे हैं 13, और बच्चे भी मेरे जैसे हैं जो अपना लड्डू दूसरे को देते नहीं है। तो हमेशा चलो, फिर उन्होंने कहा चलो ऊंचाई के हिसाब से कतार में खड़े रहो। तो फिर जो सबसे ऊंचे पीछे के 3 लोग बच्चे हैं उनको कभी नहीं मिलेगा, फिर वो रोने लगते। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा चलो ऐसा करो कि सबसे ऊंचा आगे आ जाओ, सबसे छोटा है पीछे चले जाओ। तो छोटे बच्चे रोने लगे, हमको लड्डू नहीं मिला। फिर तीसरे दिन उन्हें और दिमाग लड़ाया कि कल जिन 3 बच्चों को नहीं मिला था वो पहले आगे आ जाओ, उनको दे दिए, अभी बाकी सब कतार में आ जाओ। तो फिर भी 3 बच्चों का मुंह ऐसा सूखा हुआ, उनको पहले क्यों दिया? अरे भाई कल उनको नहीं दिया था। यानी लॉजिक समझ में आता है परंतु फिर भी मन नहीं मानता, ये मनुष्य स्वभाव है।
तो बात क्या है कि जब तक लड्डू 10 है और खाने वाले 14 लोग हैं तो असंतोष समाज में रहेगा। परंतु कौन से समाज में? गुजराती समाज में। जिस समाज की ख्याति ऐसी है कि पूरे दुनिया में जहां जाता है वो नौकरी नहीं करता, उद्योग धंधा करता है और वहां के लोगों को नौकरी देता है, उस समाज में आरक्षण पर आंदोलन हो। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं गुजरात की जनता के सामने बोल रहा हूं, तो मेरा कहना है माए बाप इतने लड्डू निर्माण करो कि भारत के सारे बच्चे खाकर खाकर खुश हो जाए। आप में वो पराक्रम है और इसलिए जो आरक्षण का आंदोलन कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा प्यार से समझाओ कि गुजरात की इज्जत को आरक्षण का आंदोलन शोभा नहीं देता। तो ये तो हो गई आरक्षण की बात। फिर तीसरी बात जो अंबेडकर के बारे में कही जाती है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। तो अब ये धर्म परिवर्तन की बात क्या है कि अंबेडकर के पूर्व की किमान 8 घटनाएं मैं बताता हूं, 80 भी बता सकता हूं। जो अयोध्या दास नाम के जो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आकर तमिलनाडु में वो बुद्धिस्ट बन गए, वहां के कई सारे दलितों को बुद्धिस्ट बनाया। सन था 1910। इयाक कन्नू नाम का आंध्र प्रदेश का नेता था, उन्होंने बुद्धिस्ट बनने की मुहिम चलाई थी। सन था 1930। आचार्य ईश्वर दत्त मेधार्थी नाम का आर्य समाज का बहुत बड़ा नेता था, बहुत प्रतिभावान व्यक्ति था, गुरुकुल कांगड़ी में सीखा था, पाली, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और 6 भाषाओं का ज्ञाता था। परंतु हिंदू समाज के, सवर्ण हिंदू समाज के व्यवहार से व्यथित होकर 10 साल के लिए बुद्धिस्ट बना, उसके बाद फिर से आर्य समाजी बना। जब नासिक में अंबेडकर जी की उपस्थिति में सत्याग्रह हुआ और कालाराम मंदिर, कौन सा धर्म ऐसा होगा कि आपके मंदिर में हम आना चाहते हैं, ऐसा कहकर उसी धर्म के भक्त आ रहे हैं और उसी धर्म के भक्त उन पर पत्थर मार रहे, लाठियां मार रहे। तो वो जब सत्याग्रह हुआ और रात को जब सभा हो गई, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी को सर फूटा है, तो सारे महार युवक गुस्सा होकर अंबेडकर जी को कहने लगे कि हमको इस धर्म में नहीं रहना है, हम अभी मुसलमान बनेंगे। अंबेडकर जी ने उनको कहा कि निर्णय इतना आसान नहीं है, मैं भी इस पर बहुत सोच रहा हूं, तो कृपया थोड़ी देर रुकिए। फिर 1936 में, 35 में उन्होंने कहा कि हिंदू करके जन्मा हूं, हिंदू करके नहीं मरूंगा। 1931 के सेंसस में कोचीन का सेंसस कमिश्नर लिखता है कि केवल 96 लोगों ने, 96 लोगों ने अपने आप की एंट्री बुद्धिस्ट करके की। तो ये सेंसस कमिश्नर को लगा कि ये कहां से 96 बुद्धिस्ट आ गए, तो उनके घर गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम दलित है और ये सवर्ण समाज का जो हमारे प्रति व्यवहार है उससे उद्विग्न होकर हमने कहा कि हम बुद्धिस्ट है। तो आपको किसने दीक्षा दी? नहीं, कोई, किसी ने दीक्षा वीक्षा नहीं दी, हम ऐसे ही बुद्धिस्ट बन गए, उन्होंने कहा। तो ये एक ट्रेंड दलित समाज में चल पड़ा था। 36 में जब सिख मिशन परिषद में अंबेडकर गए, 35 में उन्होंने घोषणा की, तो बाद में वो टटोल रहे थे कि कौन से धर्म में जाना। तो सिख मिशन परिषद में 36 में जब अंबेडकर गए, तो अंबेडकर तो वहां से वापस आ गए, परंतु केरल और 8 राज्यों के 50 दलित नेताओं ने वहां सिख पंथ का स्वीकार किया था। फिर अंबेडकर और ये पेरियार रामस्वामी नायकर, इनका रंगून में 1954 में भेंट हो गई। तो अंबेडकर ने कहा कि मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं और लगभग मैंने मन बना लिया है कि मैं बुद्धिस्ट बनूंगा। तो रामस्वामी नायकर ने कहा कि मैं हिंदू इसलिए रहूंगा कि मुझे हिंदू समाज को गालियां देनी है। अब हर एक की एक होती है साइकोलॉजी। उसी तमिलनाडु के MC राजा नाम के दलित लीडर थे और ये दलित लीडर डॉक्टर मुंजे के संपर्क में हमेशा रहते थे। तो जब अंबेडकर ने 35 में घोषणा की, तो हिंदू महासभा के जो नेता थे डॉक्टर मुंजे, वो अंबेडकर को मिलने गए 1936 में। उनकी कुछ चर्चा हुई, उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो गया, क्यों बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ऑप्शंस क्या है, वगैरह वगैरह। तो मुंजे ने MC राजा को वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे। वो जो अंबेडकर का स्टेटमेंट आया ना, जो आपने कहा कि अगर ईसाई और मुस्लिम बनते हैं तो दलित लोग अराष्ट्रीय बन जाएंगे। अब ये
नेशनल पॉलिटी में पब्लिकली ऐसा स्टेटमेंट जनरली कोई करता नहीं है, तो ये अंबेडकर का भी कैसा आया, मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी। तो ये जो है, ये मुंजे और अंबेडकर जी के बीच के जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसमें ये पॉइंट है कि अगर अंबेडकर कहते हैं कि अगर मुस्लिम या ईसाई बनते हैं तो दलित अराष्ट्रीय हो जाएंगे। ये डॉक्टर मुंजे ने ये नोट वैसी की वैसी एमसी राजा को भेजी कि इस पर आपका ओपिनियन क्या है बताइए। एमसी राजा तब तक गांधी जी के निकट जा चुके थे, तो एमसी राजा ने वो गांधी जी को भेजी। गांधी जी ने कहा कि इसको पब्लिश करो। एमसी राजा ने डॉक्टर मुंजे जी के पास नागपुर भेजी कि गांधी जी कह रहे इसको पब्लिश करो, तो पब्लिश करूं क्या। उस समय डॉक्टर मुंजे नागपुर में नहीं थे, तो उनका उत्तर नहीं आया, इसलिए उनका होकार मानकर एमसी राजा ने उसको पब्लिश किया। वो टाइम्स ऑफ इंडिया के 24 जुलाई 1936 में वो सब छप कर आया। बाद में अंबेडकर जी ने इतना ही कहा कि ये पब्लिश करने से पहले